हेलो एंड वेलकम टू वन डे सब्जेक्ट। इलेक्ट्रिक व्हीकल में आखिरी यूनिट बची है जो कि है यूनिट 5। उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। यूनिट 4 में हमने पढ़ा था चार्जिंग के बारे में। ठीक, कि हमको इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज करना पड़ता है। यूनिट 5 में है अब उस चार्जिंग फैसिलिटी को प्लान कैसे करना है। ईवी चार्जिंग फैसिलिटी प्लानिंग। यूनिट थोड़ी इजी है, तो थोड़ा जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस है वो कर लेंगे, बस हो जाएगा फिर आपका ये कंप्लीट, ये सब्जेक्ट। इसमें जैसे चार्जिंग फैसिलिटी के बारे में बात की है, अब हम लोग देखेंगे कि हमारी जो भी बैटरी जो चार्ज हो रही है, अब या तो वो एसी हो रही है या डीसी हो रही है, जो भी चार्ज होगी उसके लिए हमको क्या चाहिए होगा? सप्लाई। सप्लाई जनरेशन तो हमारा एसी में होता है, तो हमको एसी सप्लाई चाहिए होगी। उसके लिए लोड तो हमारा किस पे पड़ेगा? जनरेशन पे। जनरेशन तो हमारी उतनी ही है। तो अल्टीमेटली हम देख रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें एज एन इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट, तो हमको तो जनरेशन पे भी मैनेज करना है, क्योंकि हमारी जनरेशन पे भी पीक डिमांड्स होती है। ठीक है, तो ऑफ ऑफ लोड डिमांड्स भी होती है, ऑफ पीक डिमांड्स भी होती है, तो इन सबको मैनेज करके हम सप्लाई देते हैं हर जगह, घरों में, इंडस्ट्रीज में। अब एक नया हमारे ऊपर एक बर्डन आ जाएगा, वो है ईवीज का, क्योंकि ईवी को चार्ज होने के लिए भी एनर्जी चाहिए। एनर्जी किससे आएगी? इसी जनरेशन सिस्टम से आएगी। तो अब इसको भी, इसके ऊपर इफेक्ट ना पड़े, इसके स्टेबिलिटी पर इफेक्ट ना पड़े, ताकि हमारी जो सप्लाई है वो कंटिन्यूअस रहे, डिस्टर्ब ना हो, उसके लिए भी हमको कंसिडर करना पड़ेगा चीजें। तो ये यूनिट उसी के बारे में, कि हम अपनी सप्लाई को, सप्लाई साइड को, जो एनर्जी सप्लाई की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, एनर्जी की सप्लाई, एनर्जी सप्लाई हमको आ रही है जनरेशन यूनिट से, उसको हम कैसे अपने सिस्टम को स्टेबल रख सकते हैं। ओके, तो भी पहला क्वेश्चन है, डिस्कस द पैरामीटर्स नीडेड टू आइडेंटिफाई द डिमांड ऑफ ईवी चार्जिंग। क्या ईवी चार्जिंग, अब इलेक्ट्रिक व्हीकल जितनी बढ़ेगी उतनी ही इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्ज करने की डिमांड बढ़ेगी। तो किन किन पैरामीटर्स पे हम ये देखते हैं? पहले है कुछ कांस्टेंट पैरामीटर्स, जैसे कि पेनिट्रेशन लेवल, की कितने लेवल तक पेनिट्रेट कर रहा है। तो इसमें क्या है कि अगर हम एक रियलिस्टिक वे में माने, तो इतना मान सकते हैं कि 2030 तक 15% होगा। मतलब अगर मान लीजिए कि 2030 में 1,000 गाड़ियां सड़क पे चल रही हैं, तो उसमें से 150 आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल होगी। ठीक, अगर रियलिस्टिक मानते हैं। अगर हम ऑप्टिमिस्टिक होकर के माने, ऑप्टिमिस्टिक की मतलब है कि बहुत मतलब एक आशावादी होके माने, तो हम इतना मान सकते हैं कि यहाँ पर लगभग लगभग 30%, डबल, 30% चल सकती है, यानी कि 300 हो सकती है, कि 300 गाड़ियां इलेक्ट्रिक व्हीकल होंगी 1,000 में। और अगर हम थोड़ा एग्रेसिव होके चले, एग्रेसिव मतलब कि नहीं, हम पूरा इलेक्ट्रिक व्हीकल ही कर देंगे, आईसी इंजन को रिप्लेनिश कर देंगे या फिर हटा देंगे, तो लगभग लगभग हाफ हो जाएंगे। मतलब कि 500 अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल चल रही है, तो 500 आपकी आईसी इंजन चलेगी, अगर हम 1,000 व्हीकल माने। तो ये बेसिकली एक डिमांड ट्रेंड है। हम अभी के बेसिस पे देख रहे हैं कि 2030 तक क्या डिमांड होगी चार्जिंग की। इलेक्ट्रिक व्हीकल जितनी आएंगी उतनी ही हमारी चार्जिंग डिमांड भी बढ़ेगी। तो अगर डिमांड साइड चार्जिंग की डिमांड बढ़ रही है, तो हमको अपनी जनरेशन की सप्लाई भी उस हिसाब से बढ़ानी होगी, या फिर उसको मैनेज करना होगा। एक होता है कि या तो हम अपनी जनरेशन को बढ़ा दें, या फिर जो हमारी ऑलरेडी जितनी जनरेशन एग्जिस्टिंग है उसको सही से मैनेज करें, ताकि हम अपनी जो डिमांड है उसको फुलफिल कर सकें। ठीक, नेक्स्ट है चार्जिंग स्टेशन टेक्नोलॉजी। चार्जिंग स्टेशन टेक्नोलॉजी में वही है कि आप जितने बैटरीज, जितने ईवीज बढ़ेंगे, उतने ईवी चार्जिंग स्टेशंस की डिमांड बढ़ेगी। और उस चार्जिंग स्टेशन में अब कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज होंगी, क्योंकि तमाम तरह की टेक्नोलॉजीज लग रही हैं, उसमें क्या क्या आपकी ग्रोथ आएगी। अवेलेबिलिटी ऑफ चार्जिंग, किस तरह से मतलब कहाँ कहाँ हमारी चार्जिंग अवेलेबल है। पहला तो आफ्टर लास्ट ट्रिप, यानी होम चार्जिंग, मतलब कि हमने दिन भर गाड़ी चलाई और रात में, शाम को या रात को घर पर ला करके पार्क कर दी, और वहां पर उसको चार्जिंग में लगा दिया। तो एक तो हमारी घर पर चार्ज हो गई। दूसरी, चार्जिंग व्हेन इन पब्लिक और प्राइवेट चार्जिंग पॉइंट इज अवेलेबल। मतलब हम कहीं रास्ते में हैं और हमारी गाड़ी डिस्चार्ज होने जा रही है या हो चुकी है, और हम वहां पर कहीं चार्ज करने जा रहे हैं, तो वहां पर भी हमको डिमांड चाहिए। क्योंकि एक तो या तो हम अपने घर में ही जो हमारे पास है उससे सप्लाई कर रहे हैं, या फिर बाहर है अगर कोई चार्जिंग स्टेशन है उससे सप्लाई कर रहे हैं। तो बेसिकली कहीं से भी चार्ज करें, हमको तो एनर्जी चाहिए, और एनर्जी के लिए आपकी वही डिमांड बढ़ रही है एनर्जी की। नेक्स्ट इज चार्जिंग लॉसेस।
चार्ज हो रहा है तो उसमें जैसे अब कन्वर्जन है, एसी टू डीसी कन्वर्जन हो रहा है, और भी तमाम तरह के लॉसेस होते हैं आपकी बैटरी में, तो चार्जिंग लॉसेस हो रहे हैं। फिर चार्जिंग स्ट्रैटेजी, क्या क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए उसमें है, डम चार्जिंग, मल्टीपल टारफ चार्जिंग, स्मार्ट चार्जिंग। चार्जिंग स्ट्रैटेजी में तीन है। पहला है डम चार्जिंग, unplanned plug and play connection of electric vehicles into the grid typically refer to the last trip of the day। मतलब कि दिन भर हमने चलाया, हो सकता है वो हाफ चार्ज हो सकता है कि वो मतलब हाफ डिस्चार्ज हो या फिर फुल डिस्चार्ज हो, कुछ भी, और हमने उसको प्लग लगा दिया, तो हो गया डम चार्जिंग। ठीक। नेक्स्ट है मल्टीपल टैरिफ। मल्टीपल टैरिफ का मतलब है दिस इज द नॉर्मल मार्केट वे टू मैनेज एनर्जी डिमांड। चीपर एनर्जी टैरिफ्स आर इम्प्लीमेंटेड एट स्पेसिफिक आवर्स टू शिफ्ट डिमांड टू ऑफ पीक आवर्स। मतलब टैरिफ का मतलब होता है कि आपकी जो कीमत है, तो जब जैसे पीक लोड है, पीक टाइम पे, तो जाहिर सी बात है कि जब सब लोग डिमांड कर रहा है तो प्राइस भी अपने आप बढ़ जाएगी पीक टाइम पे। तो प्राइस बढ़ जाएगी तो आपको वही ज्यादा देना पड़ेगा पैसा। और वहीं पर मल्टीपल टैरिफ से मतलब हमारे पास चॉइस है कि नहीं, हमारे पास जब हमारी प्राइसेस कम हो, यानी कि ऑफ डिमांड में हो, ऑफ लोडिंग में, तब हम अपने चार्ज करें, जिससे हमारी जो कॉस्ट है वो कम लगे। ठीक। लास्ट है स्मार्ट चार्जिंग। स्मार्ट चार्जिंग में bi-directional power flow exists between EV and the power grid. It is based on the fact that average daily EV mobility lasts for 2 to 4 hours, irrespective of the energy required। बेसिकली ये कह रहा है कि आपकी जो बैटरी की पूरी कैपेसिटी है पूरे दिन में, मतलब ऑन एन एवरेज हम उसको 2 से 4 घंटा ही यूज कर पाते हैं। बाकी की टाइम पे वो बैटरी की कैपेसिटी फुल कैपेसिटी में नहीं यूज हो पा रही है। तो अगर हम V2G टेक्नोलॉजी यूज करें, V2G का मतलब है व्हीकल टू ग्रिड, व्हीकल से ग्रिड में अगर हम सप्लाई करें, तो उससे हमारी एक बाय डायरेक्शनल फ्लो, एक तो ग्रिड से हम बैटरी को चार्ज कर रहे हैं, और जब बैटरी फुल चार्ज है तो बैटरी से हम ग्रिड को चार्ज कर रहे हैं, तो वही है बाय डायरेक्शनल फ्लो। ये हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे आगे इस यूनिट में। अभी बस इतना मतलब समझिए कि आप व्हीकल से ग्रिड को भी चार्ज करें। प्रोबेबिलिस्टिक पैरामीटर्स की क्या क्या प्रोबेबिलिटी है। सो क्लासिफिकेशन ऑफ ईवी। ईवी कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू, प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल। ठीक। डिफरेंस क्या है आपको यूनिट 1 में बता दिया है मैंने। ईच टाइप ऑफ ईवी हैज स्पेसिफिक बैटरी कैपेसिटी रेंजिंग बिटवीन अ मिनिमम एंड अ मैक्सिमम वैल्यू। ठीक। हर एक एक बैटरी की अपनी एक कैपेसिटी होती है, एक उसका मिनिमम पॉइंट होता है, एक मैक्सिमम पॉइंट होता है, डिफरेंट होता है। ऐसा नहीं कि एक बैटरी बना दी और उसी के स्टैंडर्ड पे सब चल रहा है, जैसे मैंने बताया हर गाड़ी का अपना स्पेसिफिकेशन है। राइट। Polling are expected to dominate the electric vehicle sales market। ये कुछ दिया हुआ है नाम। ठीक। डेली ट्रैवल डिस्टेंस, अब डिपेंड करता है कि आपका डेली ट्रैवल डिस्टेंस क्या है। जैसे कि मान लीजिए एक पॉइंट, ए पॉइंट से बी पॉइंट, अगर आप एक डेली कम्यूट कर रहे हैं, मान लीजिए मंडे टू फ्राइडे, ये आपका वर्किंग डेज होता है। आप घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, यही आपका बेसिक रूट है। तो ये उसको डिटेक्ट कर लेगा कि आपका ये इतना एवरेज चलता है। और अगर वीकेंड पे आप घर पे रहते हैं, सैटरडे संडे, तो उस दिन आपका नहीं चलती है गाड़ी, तो ये भी चीज वो डिटेक्ट कर लेगा। तो डेली ट्रैवल डिस्टेंस वो कितना है, ये चीज इस पर पे डिपेंड करता है कि आपकी एनर्जी डिमांड क्या है। जैसे ये देखिए, ये चीज लिखा है कि वीक डेज, यानी कि मंडे फ्राइडे, मान ले मंडे टू फ्राइडे आपकी व्हीकल कितना डिमांड कर रही है, वीकेंड्स पे कितना डिमांड कर रही है, वो चेंज होगी, और उसके बेसिस पे आपकी एनर्जी डिमांड भी चेंज होगी, आपकी व्हीकल की एनर्जी डिमांड। ओके। नेक्स्ट इज डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ ईवी चार्जिंग ऑन पावर ग्रिड। अब ईवी को चार्ज करने की वजह से हमारे पावर ग्रिड पर क्या असर पड़ रहा है। ठीक। Recent concerns about environmental pollution accompanied by the advancement in battery technology have initiated the electrification of transportation sector। मतलब कि हम क्यों ईवी की तरफ आ रहे हैं। पहला ये है कि हमारा एनवायरमेंटल जो पोल्यूशन वाला एंगल था उसको कंसर्न करने के लिए। क्यों? क्योंकि हमारी जो पेट्रोल डीजल की गाड़ियां थी उससे हमारे पोल्यूशन ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है एज कम्पेयर टू ईवी। अब ईवी में सिर्फ आप ये बैटरी वाला मत देखिए, ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल में आपका एक रेन्यूएबल में आ जाता है, आपका फ्यूल सेल वे आ जाता है, जिसपे अभी रिसर्च चल रही है। तो फ्यूल सेल अभी उस पर बात नहीं करेंगे, अभी बस बेसिक है कि एनवायरमेंटल कंसर्न को ध्यान देते हुए हमने
अपने ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर का इलेक्ट्रिफिकेशन करना चाहा, राइट? चाहे वो ट्रेन हो, चाहे वो आपका कार या स्कूटर हो। बट अब ये वाली चीज है कि अब ये जो एनर्जी आ रही है, ठीक है, अब उसको चार्ज करने के लिए एनर्जी आ रही है, वो कहाँ से आ रही है? अगर हम उसको भी कोयला जला करके ही कर रहे हैं तो उससे क्या फायदा? हमारे एनवायरनमेंट पे तो असर नहीं पड़ रहा है। दूसरा और उल्टा असर ये पड़ रहा है कि हमारी जो जनरेशन साइड का जो स्टेबिलिटी था, जिससे हमको एनर्जी मिल रही है, जिससे हमको सप्लाई मिल रही है अपने घरों में, वो भी डिस्टर्ब हो रहा है। तो अब उसको बैलेंस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? The paradigm shift from conventional vehicles to EVs has many environmental and economic advantage. Increasing number of EVs are, however, accompanied by a rise in charging demand. Charging की demand बढ़ गई है, ठीक? Hence, the development of charging infrastructure as well as efficient uh, IPT has become necessary to meet the requirements of substantial operations. एक अच्छे चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड हो गई है। However, with the universal resurgence of EVs, the adverse impact of EV charging loads on operational parameters of the, ठीक है, degradation of voltage profile, increase in peak load demand, harmonic distortion are some of the consequences of the uncoordinated charging of EVs. मतलब अब जैसे यहाँ दिखा है, massive penetration of EVs increase the load demand, thereby degrading the operating parameters of the distribution network. मतलब अब बहुत ज्यादा हमारे ईवी चार्जिंग स्टेशन आ गए, ईवीज यूज हो रही मार्केट में, तो उसकी वजह से हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, उसके ऑपरेटिंग पैरामीटर्स पे इफेक्ट आ रहा है। उसके ऑपरेटिंग पैरामीटर्स जैसे कि पीक लोड है, हार्मोनिक डिस्टॉर्शन है, इन सब पर अगर वोल्टेज प्रोफाइल है, इन सब पे इफेक्ट आएगा, तो हमारी जो एफिशिएंसी है, पावर सप्लाई की एफिशिएंसी और स्टेबिलिटी, उन दोनों पे इफेक्ट आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वोल्टेज स्टेबिलिटी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क? डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ ईवी चार्जिंग स्टेशन ऑन वोल्टेज स्टेबिलिटी। वोल्टेज स्टेबिलिटी ऐसे आप क्या समझते हैं? ये सब थोड़ा थ्योरी का पार्ट है, इसमें आप ये जानते होंगे, आप अपने प्रीवियस क्लास में पढ़े हुए हैं। मैं ये चीज एक एक लाइन, वोल्टेज स्टेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, जाहिर सी बात है कि आपका एक नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन जिसमें आपका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क काम कर रहा है, राइट? इम्पैक्ट ऑफ ईवी चार्जिंग स्टेशन लोड ऑन वोल्टेज स्टेबिलिटी। अब उसका इम्पैक्ट क्या होगा? बाय वोल्टेज प्रोफाइल ऑफ द नोड वेयर मल्टीपल चार्जिंग स्टेशन वर प्लेस डिग्रेडेड टू सम एक्सटेंट। मतलब अगर एक्सेस आपकी चार्जिंग हो रही है, तो कुछ ना कुछ डिग्रेडेशन तो होगा ही। हाई लोड्स ऑफ ईवी चार्जिंग स्टेशन कॉज डिग्रेडेशन ऑफ द वोल्टेज प्रोफाइल ऑफ द वीक बसेस ऑफ द सिस्टम। जो जैसे आपने पढ़ा होगा, पावर सिस्टम में बसेस होती हैं, बस वन, बस टू, मतलब कई बसेस होती हैं। तो आपकी जो वीक बसेस हैं, उसके वोल्टेज प्रोफाइल पर वो इफेक्ट करेगा। Next, the transient voltage stability index degraded for high penetration of EVs. ठीक, ट्रांजिएंट मतलब वही अचानक से बढ़ना या घटना। वोल्टेज स्टेबिलिटी इंडेक्स डिग्रेडेड द हाई पेनिट्रेशन ऑफ ईवीज। ओल्ड नेटवर्क डिजाइन आर नॉट इक्विप्ड टू विथस्टैंड एनी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन ऑफ ईवीज। जो पुराने हमारे सिस्टम है, उसमें नए तरह की वो जो ईवीज का इंटीग्रेशन करना पॉसिबल नहीं है, या फिर मुश्किल है। जो वीकेस्ट बस है, उस पे सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। डिस्ट्रीब्यूटिंग द चार्जिंग स्टेशन बिटवीन द नंबर ऑफ बसेस इज एडवांटेजियस देन कंसंट्रेटिंग द चार्जिंग स्टेशन एट अ सिंगल बस। मतलब अगर हम कई अलग अलग बसेस पे हमारे चार्जिंग स्टेशन की सप्लाई डिमांड को डिस्ट्रीब्यूट करें, वो ज्यादा बेटर है, rather देन कि वो एक पे ही हम रखें। ठीक है, what do you understand by reliability of the distribution network? Discuss the impact of EV charging station load on reliability. अब reliability क्या है डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की? भाई जाहिर सी बात है, reliability is the probability that a system will operate satisfactorily for a given period of time under a given set of operating condition। मतलब कि एक कितना रिलायबल है हमारा सिस्टम, बस और क्या। इम्पैक्ट ऑफ ईवी चार्जिंग स्टेशन लोड ऑन रिलायबिलिटी। अब ईवी चार्जिंग अगर आ रही, मतलब ईवी चार्जिंग का रिलायबिलिटी पर क्या इफेक्ट है? जैसे सबका अलग अलग है। अभी ये इसमें पूछा कि ईवी चार्जिंग का आपका वोल्टेज स्टेबिलिटी पे क्या इफेक्ट है, ईवी चार्जिंग का आपका रिलायबिलिटी पे क्या इफेक्ट है। ठीक, वही है भाई, उसको भी इफेक्ट करेगा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पावर लॉसेस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क? अब डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के पावर लॉसेस से आप क्या समझते हैं? ये पुरानी थ्योरी है, इसमें कुछ नया नहीं है। डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ ईवी चार्जिंग लोड ऑन पावर लॉस। देख रहे हैं ये चीज, जैसे एक थ्योरी है कि आपकी पूछ लिया कि पावर लॉस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क क्या है और ईवी चार्जिंग का इम्पैक्ट क्या है उस पर। इसमें पूछा वोल्टेज स्टेबिलिटी क्या है और ईवी चार्जिंग का इम्पैक्ट क्या है वोल्टेज स्टेबिलिटी पर। इस क्वेश्चन में पूछा कि आपका रिलायबिलिटी क्या है और ईवी चार्जिंग का इफेक्ट क्या है रिलायबिलिटी पर। इसमें पूछा कि पावर लॉस क्या है
और ईवी चार्जिंग क्या क्या इफेक्ट है पावर लॉस पर। सो ये सब छोटी छोटी थ्योरी की चीज है। डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ ईवी चार्जिंग स्टेशन लोड ऑन हार्मोनिक्स एंड पीक लोड डिमांड। अगेन वही चीज कि अब ईवी चार्जिंग स्टेशन का हार्मोनिक्स और पीक लोड डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ओके। सो इसमें कुछ सच एक्सप्लेनेशन करनी है। हार्मोनिक्स पे क्या है, पीक लोड पे क्या है, इट्स वेरी इजी, आप पढ़ सकते हैं। एक्सप्लेन द ईवी एनर्जी जनरेशन शेड्यूलिंग। ईवी एनर्जी जनरेशन शेड्यूलिंग क्या है? ईवी एनर्जी जनरेशन शेड्यूलिंग की अब हम उसकी जैसे शेड्यूलिंग उस उसकी जनरेशन को शेड्यूल कर रहे हैं, दो तरह से कर सकते हैं। एक है ज्वाइंट शेड्यूलिंग मेथड और दूसरा है यहाँ पर आपका एग्रीगेटेड शेड्यूलिंग मेथड। ज्वाइंट शेड्यूलिंग मेथड में क्या है? एनर्जी शेड्यूलिंग इज परफॉर्म बाय सेंट्रल एंटिटी लाइक अ सिस्टम ऑपरेटर। मतलब कि जैसे हमारा ये एक चीज आप पढ़े थे कि PHEV आपकी ग्रिड को भी सप्लाई कर सकती है, मतलब व्हीकल टू ग्रिड। अब व्हीकल को टू ग्रिड आप दो तरह से कर सकते हैं, या तो आप डायरेक्टली करें या तो इनडायरेक्टली करें। इसका भी दो अलग अलग चीज है, आगे आप लोग पढ़ेंगे। अभी एक बेसिक में जानिए कि यहाँ पर जॉइंट शेड्यूलिंग मेथड में एक सेंट्रल एंटिटी है जो कि इसको मॉनिटर कर रही है। द सेंट्रल ऑपरेटर रिसीव्स डेटा रिलीज बाय द जनरेटर्स एंड ईवी बैटरीज। ये सारा जितना भी डेटा देती है ये इसको सेंट्रल सिस्टम को जाता है, सेंट्रल ऑपरेटर को। तो ऑपरेटर देन शेड्यूल्स बोथ द जनरेटर्स एंड ईवी चार्जिंग एनर्जी डिमांड बाय मिनिमाइजिंग द टोटल कॉस्ट ऑफ जनरेशन। अब ये ऑपरेटर जो है वो उसके अकॉर्डिंग डिटरमाइन करता है कि हमारी जो जनरेशन है इस टाइम पे, मतलब कि जो डिमांड जा रही है उसके अकॉर्डिंग हम किस समय पे इसको सप्लाई दें। मतलब यहाँ से अगर हम, बेसिक है ये कि एक टाइम पे ये जो हमारा व्हीकल है जब चार्ज हो रहा है तो वो क्या है, रिसीवर। ठीक, क्यों एनर्जी ले रहा है। और जब ये एनर्जी दे रहा है तो वो क्या है, एक आप रिसीवर या वो सप्लायर कह दीजिए। ठीक है। तो अब इसमें क्या रहता है कि हमारी जो एग्रीगेटर, आप लोग आगे पढ़ेंगे इसमें लास्ट क्वेश्चन में ही है कि जो जब आप सप्लाई ले रहे हो तो वो कम से कम में मिले, और जब आप सप्लाई दे रहे हो तो ज्यादा से ज्यादा में मिले कॉस्ट। ठीक है। हमारे तभी तो फायदा होगा कि हम कम दाम में लें और ज्यादा दाम में बेचें। तो यही बेसिक एक इतना काम है उसका। द सेंट्रल ऑपरेटर रिसीव्स द फॉलोइंग थ्री सेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन: जनरेटर कॉस्ट along with its technical constraints, daily EV driving energy requirements, driving pattern data and aggregated EV battery limits, and hourly conventional load data। मतलब सारे तरह की डेटा कलेक्ट करके उसके बेसिस पे उसको वो एक इंफॉर्मेशन देता है। These sets of information, the central operator schedules the generators and EV charging demand to minimize the total generation cost with a unit commitment framework। तो टोटल जनरेशन कॉस्ट है उसको रिड्यूस करने के लिए। और नेक्स्ट है आपका एग्रीगेटर शेड्यूलिंग मेथड, ASM। ASM इज assumed to function similar to an electricity retailer in the market। ठीक है, वही जैसे बिजली का विक्रेता। Aggregator independently schedule EV energy based on its objective of minimizing the total cost of charging। वहां पर ये एक कलेक्टिव तरह से काम कर रहा है, ये एक इंडिविजुअल बेस पे काम कर रहा है। ऑन द ऑब्जेक्टिव ऑफ मिनिमाइजिंग, ये भी टोटल कॉस्ट ऑफ चार्जिंग को रिड्यूस करने के लिए। ठीक है। ये भी कुछ डेटा कलेक्ट करता है जैसे आपका डेली ईवी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स, आवरली कन्वेंशनल लोड डेटा एंड ऑल दैट, एंड एस्टिमेटेड सप्लाई फंक्शन। And using the above set of data, the aggregator scheduling schedules the charging energy of EV such that the total cost of charging is minimized। जितने चार्ज में, इस मेन पर्पस बस इतना है कि हमारा जो चार्जिंग का कॉस्ट है वो कम से कम है। डिस्कस पावर सोर्सेज फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल। भाई पावर सोर्सेज अब कौन कौन से हो सकते हैं, बहुत ही आसान है। एक पे सबसे पहले हो गया कन्वेंशनल सोर्स। कन्वेंशनल सोर्स हो गया वही आपका कोल थर्मल पावर प्लांट्स, या जिसपे आप एसी प्रोड्यूस कर रहे हैं, एसी या फिर डीसी। ठीक है, कन्वेंशनल थर्मल पावर प्लांट्स या डीजल पावर प्लांट्स। फिर आगे आपका रेन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। ये अब सोर्स की बात कर रहा है कि हम जो जनरेशन कर रहे हैं अब वो जनरेशन किस किस बेसिस पे कर सकते हैं। हम जो जनरेशन कर रहे हैं अब वो जनरेशन कहाँ कहाँ से कर सकते हैं। अब उसके थर्मल है, रेन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है। रेन्यूएबल में कौन कौन से आ गए, सोलर आ गया, विंड आ गया, आपका ये फ्यूल सेल आ गया।
ठीक, इस पे अभी और रिसर्च चल रहा है। ये अगर आ जाते हैं, अगर हाइड्रोजन से हम अपनी कार कम कॉस्ट में चला तो पा रहे हैं, लेकिन अभी कॉस्ट इसका बहुत हाई है, ठीक है, हाइड्रोजन कार का। तो अगर इस कॉस्ट को हम कम कर पा रहे हैं तो वो एक ड्रास्टिक इन्वेंशन होगा हमारे लिए। राइट। तो ये सारी चीजें हैं कि हम पावर सोर्सेस क्या है इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज करने के लिए। कन्वेंशनल सोर्स हो गया, रेन्यूएबल सोर्स हो गया। कन्वेंशनल और रेन्यूएबल, रेन्यूएबल में आपका सोलर, विंड और फ्यूल सेल। देन व्हाट आर द वेरियस चार्जिंग स्कीम्स फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग। वेरियस चार्जिंग स्कीम्स क्या है? सेंट्रलाइज्ड एंड डिसेंट्रलाइज्ड, ओके। Electric vehicles get significant development in the recent years. Electric EV charging control strategies can impact the power network and benefit significantly. EV owners are still under formulation. एक है आपका centralized charging system. Centralized charging system determine at when and where, what rate, which vehicle should be charged, such that they use less expensive electricity and EV load is shifted to off-peak hours. अभी मैंने आपको ये चीज बताया, कब कैसे कहाँ ये सारी चीजें मॉनिटर कर रहा है, ताकि जब हम चार्ज करें तो हमको लेस एक्सपेंसिव पड़े और ईवी लोड जो है, जो लोड पड़ रहा है वो ऑफ पीक आवर्स में हो जाए। मतलब ये नहीं कि हम, अब भाई ऑन पीक आवर्स, ड्यूरिंग पीक आवर्स पे अगर हम लोड कर चार्ज करना चाहेंगे तो जाहिर सी बात है उस टाइम हमको महंगा पड़ेगा। तो अगर हम अपना ईवी लोड ऑफ पीक आवर्स में करें तो हमको वो चीज सस्ते दाम पे वही चीज मिल जाएगी। राइट। और दूसरा है डिसेंट्रलाइज चार्जिंग सिस्टम। डिसेंट्रलाइज में क्या है? allows EVs to determine their own charging pattern and to charge them individually. They bring the advantage of mitigating communication requirement and improving user convenience level. There is no guarantee for them to reach the optimal charging outcome from the system viewpoint. Furthermore, they are inferior to the centralized approaches in terms of stability of the entire power network. मतलब कोई गारंटी नहीं है कि ये ऑप्टिमल चार्जिंग आउटकम पहुंचे, और सेंट्रलाइज चार्जिंग सिस्टम से ये थोड़े इंफीरियर ही है। राइट। डिस्कस सेंट्रलाइज चार्जिंग सिस्टम स्कीम फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग। अगेन द थ्योरी पार्ट वही सारी चीजें हैं। चार्जिंग प्रोफाइल रिजल्ट फ्रॉम पॉजिटिव नेगेटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ व्हीकल। सेंट्रलाइज चार्जिंग लीड्स टू लीस्ट कॉस्ट सोल्यूशन। थ्योरी पार्ट आई थिंक इम्पोर्टेंट। माइक्रोग्रिड, अगेन वो चीज, व्हाट इज अ माइक्रोग्रिड, व्हाट इज द नीड ऑफ इंटीग्रेटिंग एनर्जी स्टोरेज इनटू माइक्रोग्रिड। माइक्रोग्रिड क्या है आप सब जानते हैं, बाय एक स्मॉल लो वोल्टेज सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जनरेशन एनर्जी स्टोरेज एंड लोड, जहां से हमको सप्लाई मिल रही है। ग्रिड तो जहां से सप्लाई मिल रही है, माइक्रो मतलब एक छोटे लेवल पे। व्हाट इज द नीड फॉर इंटीग्रेटिंग एनर्जी स्टोरेज इनटू माइक्रोग्रिड। अब उसकी नीड क्या है? ये भी कुछ खास नहीं है, मैंने ये चीज हम पहले पढ़ चुके हैं पहले यूनिट्स में। द एनर्जी स्टोरेज सिस्टम कैन रियलाइज फ्लेक्सिबल फोर क्वाड्रेंट ऑपरेशन थ्रू द पावर कन्वर्जन डिवाइस। ठीक है, फ्लेक्सिबल क्या होता है, फोर क्वाड्रेंट ऑपरेशन क्या होता है, पावर कन्वर्शन डिवाइस क्या होता है, सब जानते हैं। इट बूस्ट इंस्टेंटेनियस रीबैलेंसिंग ऑफ एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर of the microgrid, which equates to enhanced system inertia and damping while improving system stability. मतलब बेसिकली इतना है कि हमको माइक्रो ग्रिड को स्टेबल रखना है। तो अब उसकी वजह से हमारे जो, मतलब उसकी एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, ये सारी चीजों को ध्यान देना है। देन अगेन उसके हार्मोनिक्स उसमें कैसे आए, ये सारी चीज को स्टेबलाइज करना है। इसीलिए हमको एक एनर्जी स्टोरेज को इंटीग्रेट करना होगा माइक्रो ग्रिड में, ताकि माइक्रो ग्रिड की इन सब पैरामीटर्स पे इफेक्ट ना पड़े। क्योंकि अगर इस पे इफेक्ट पड़ेगा तो हमारी सप्लाई साइड पे, सॉरी डिमांड साइड पे, यानी कि हम लोग एज ए कंज्यूमर हम लोग भी इफेक्ट हो जाएंगे। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग स्टोरेज इन माइक्रोग्रिड। ठीक है, इम्प्रूविंग द माइक्रोग्रिड ऑपरेटिंग स्टेबिलिटी, इम्प्रूविंग माइक्रोग्रिड एनर्जी क्वालिटी, ये सब पुरानी बातें हैं। अब अब नॉर्मल चीजें चल रही थी अभी तक, हमारी ईवी थी, ईवी बैटरी थी, उसमें कन्वर्टर था, मोटर था, चार्जिंग स्टेशन था। अब उसमें एआई को डाल दिया गया। अब किसी भी चीज में एआई को डाला जाएगा तो उसमें समझ लीजिए ऑटोमेशन आ गया, एफिशिएंसी बेटर हो जाएगी, कैपेबिलिटीज उसकी इंप्रूव हो जाएगी, उसकी टाइम टाइम और एक्यूरेसी सब इंप्रूव हो जाएगा।
तो वही सारी चीजें हैं। ठीक है। मतलब ये कह रहा है कि अभी हमारे पास कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है कि हम बैटरी को कुछ मिनटों में चार्ज कर लें। ठीक, अभी फिलहाल। बट AI is analyzing battery usage, recharge data, and constructing a mathematical model to optimize the fast charging capabilities. अब with the help of AI हम इस चीज को की कोशिश में है कि हम ऐसा कर पाए। फिर बेनिफिट्स ऑफ AI इन वेरियस वर्टिकल्स ऑफ EV, बैटरी मेंटेनेंस, रूट ऑप्टिमाइजेशन। AI के आने से हमारा क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो बेटर चार्जिंग हो जाएगी, ऑटोनॉमस व्हीकल हो जाएंगे, OEM यानी कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। ओके, डिस्कस AI बेस्ड प्रेडिक्टिव बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम क्या है जान रहे हैं? AI बेस्ड प्रेडिक्टिव, प्रेडिक्टिव मतलब पहले से कुछ प्रेडिक्ट कर देना, वही चीज है अननेसेसरी थ्योरी। राइट शॉर्ट नोट ऑन व्हीकल टू ग्रिड टेक्नोलॉजी। व्हीकल टू ग्रिड टेक्नोलॉजी वही चीज बताए कि आप एक तो पहले पावर ले रहे हैं ग्रिड से टू व्हीकल, ठीक है, और दूसरी तरफ आप व्हीकल से सप्लाई दे रहे हैं टू द ग्रिड। मतलब आप यू आर एबल टू अर्न अ रेवेन्यू। अब इसके दो तरीके हैं, एक है डायरेक्ट, एक है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में क्या है? डायरेक्ट में क्या होता है कि आप डायरेक्टली ये चीज अपना सप्लाई दे रहे हैं, मतलब कि कोई एक आप सेलर हैं और ग्रिड आपका एक बायर है और आप अपनी सप्लाई डायरेक्टली ग्रिड को दे रहे हैं। ठीक है। दूसरा चीज होता है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में क्या आ जाता है कि एग्रीगेटर आ जाता है, एक तरह से समझ लो बिचौलिया, अगर आसान भाषा में बताऊं। मतलब कि आपके आपके पास, आप यहाँ पर आपके पास व्हीकल है, व्हीकल से आपके पास चार्ज है, ठीक है, व्हीकल चार्ज है, उसका एक मिनिमम प्री रेक्विजिट है। प्री रेक्विजिट का मतलब मिनिमम चीज, वो जा रहा है एक एग्रीगेटर को। ठीक, एग्रीगेटर के पास कई सारे व्हीकल्स हैं, ठीक है। अब वो अब वो एग्रीगेटर से फिर जा रहा है आपके ग्रिड को। ये बस इतना बेसिक डिफरेंस है। डायरेक्ट में आप डायरेक्टली दे रहे हैं, इनडायरेक्ट में आप ऑब्वियसली किसी के हेल्प से दे रहे हैं। जैसे इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये है PHEV फ्लीट। PHEV यानी प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल। फ्लीट ये मतलब कई सारी गाड़ियां हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक, कई सारी गाड़ियों का इसके पास रहता है। ये एक एग्रीगेटर है जिसको ये जा रही है, सारी इंफॉर्मेशन ले रहा है कि व्हीकल चार्ज है, और उसके अकॉर्डिंग ये ग्रिड ऑपरेटर से कनेक्ट कर रहा है, एग्रीगेटर कनेक्ट किया, और वो फिर सप्लाई साइड दे रहा है। मतलब आपको मिल रही है थ्रू, आपको ग्रिड टू व्हीकल टू ग्रिड आप सप्लाई दे रहे हैं थ्रू दिस एग्रीगेटर। तो यही आपका इनडायरेक्ट हो गया। बस इसमें इतना ही है, वही चीज आपकी थ्योरी में लिखी हुई है कि फर्स्ट एग्रीगेटर विल मेक कॉन्ट्रैक्ट विद ईच PHEVs यूजिंग इट बैटरी बेस्ड ऑन द करंट स्टेट ऑफ द व्हीकल। और ये वही सारी थ्योरी लिखी हुई है, कैन गो थ्रू इट। लास्ट इज वर्किंग ऑफ एग्रीगेटर कंट्रोल स्कीम। इसमें भी कुछ ऐसे खास नहीं है। टाइम स्लॉट्स की बात किया गया कि किस टाइम स्लॉट में, तीन तरह के टाइम स्लॉट हैं आपके। एक आइडल मतलब जब पड़ी हुई गाड़ी, एक है चार्जिंग जब वो चार्ज हो रही है, और दूसरा रेगुलेशन। रेगुलेशन का मतलब है कि जब वो आपकी गाड़ी व्हीकल को ग्रिड को सप्लाई दे रही है तो उसको रेगुलेशन है। ठीक। द ऑपरेटिंग पीरियड ऑफ चार्ज PHEV क्या है? चार्जिंग में और रेगुलेशन में। आइडल तो ऑपरेटिंग है नहीं, इसीलिए ऑपरेटिंग पीरियड इन विच द व्हीकल चार्जेस इट्स बैटरी और प्रोवाइड रेगुलेशन सर्विस फॉर द पावर। The operation period of PHEV is the set of continuous time slots that fall between the arrival time and departure time। मतलब कि एक जो टाइम स्लॉट है जहां पर आपको वो चीज मिल रही है। इसमें बस लास्ट में एक चीज देखिए जो मैंने आपको बताया था इनिशियली, सिंस द PHEVs provide the regulation capacity, therefore the aggregator allows the vehicle to charge when the electricity prices is low and to join the regulation service when the regulation prices is high। मतलब हम चार्ज तब कर रहे हैं जब हमारे प्राइसेस, इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस कम है, और रेगुलेशन कब कर रहे हैं, रेगुलेशन मतलब सप्लाई कब कर रहे हैं, जब हमारे इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस हाई है। ठीक, इस तरह से आपका ये क्या काम करता है एग्रीगेटर। तो ये आपको फायदा करा रहा है, फायदा करा रहा है क्योंकि आपको कम में चार्ज करा रहा है और सप्लाई ज्यादा में करा रहा है। तो ये आपका ये कंप्लीट हुआ ये EV सब्जेक्ट। आई होप आप लोग को कुछ मदद मिल जाए इससे। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स, गुड लक।